नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अक्सर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर और लाइक कीजिए, साथ में पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, जिससे कि कुछ भी नया आपको क्लास में मिले उसे आप नोट डाउन कर सकें और नोट करके उसे अपने एग्जाम तक लेकर जा सकें। पहला है जनहित याचिका यानी कि पीआईएल कहां पर प्रस्तुत की जाती है। वेयर कैन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड। केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जो पीआईएल है इसे आप कहां प्रेजेंट कर सकते हैं, कहां प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं जनहित याचिका की बात करूं तो ये होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कई बार इसकी फुल फॉर्म आती है, तो इस फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। क्या? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपके एग्जाम में आएगा, पूछेगा, इसे याद रखिएगा। दूसरा, इसके जनक भारत में कौन है, तो याद रखिएगा भारत में जो इसके जनक हैं वो हैं पीएन भगवती। कौन है? ये हो जाएंगे पीएन भगवती। तो ये याद रखिएगा। कहां से हमने जनहित याचिका को लिया है, तो याद रखिएगा यूएसए वो कंट्री है जहां से हमने जनहित याचिका यानी पीआईएल को अपने यहां पर एडॉप्ट किया है। ये याद रखिएगा। ये बेसिकली ये है कि अगर आप किसी के बिना पर उस, जैसे यहां ऐसा होता है, यहां थर्ड पार्टी जो है वो आपके लिए केस लड़ती है। जैसे आपको, आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो और आप कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, तो यह व्यक्ति जो है इस बात को लेके क्या कर सकता है, या किसी मुद्दे को लेके पीआईएल डाल सकता है। कोई एक न्याय है, अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए पीआईएल यानी पब्लिक के इंटरेस्ट में वो पीआईएल डाल सकता है। ये होता है आपका पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, चलो अच्छा अगला प्रश्न। भारत का नियंत्रक एवं महालेखागार निम्नलिखित का 1 मिनट एवं मार्गदर्शक होता है। द कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया इज अ मिनट एंड अ गाइड टू द फॉलोइंग। प्रवर समिति, प्लाकनन, प्रधानमंत्री और लेख लेखा समिति। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका दूसरा, पूछ रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखागार निम्नलिखित का 1 मिनट एवं मार्गदर्शक होता है। किसका? द कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया इज अ मिनट एंड अ गाइड फॉर और टू द फॉलोइंग। इनमें से किसका जो है ये मार्गदर्शक और जो है एक तरह से कहे ना मार्गदर्शक या उसका साथी एक तरह से होता है कैग। किसका? तो याद रखिएगा ये होता है लोक लेखा समिति का। इसे बोलते हैं ये है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है ये। तो ये याद रखिएगा। साथ में आपको जो है याद रखना है यहां पर लोक लेखा समिति के लिए, वो ये याद रखना है कि ये लोकसभा की समिति है, सॉरी ये समिति है, संसदीय समिति है। ये टोटल मेंबर होते हैं इसमें 22, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, प्राक्कलन समिति जिसे बोलते हैं एस्टीमेट समिति। है ना, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एस्टीमेट कमिटी। इसमें यह भी संसदीय समिति है, इसमें 30 मेंबर होते हैं और सभी के सभी जो है ये लोकसभा से होते हैं। तो ये याद रखिएगा। यहां अगर हम बात करते हैं कैग की, तो याद रखिएगा जो कैग है ना, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। साथ में याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल है ये होता है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होता है इन्हें अपने पद को त्यागना पड़ता है। दूसरी चीज ये है इनके साथ कि अगर इन्हें इनके पद से हटाना है तो उसके लिए महाभियोग मतलब अभियोग लाना पड़ता। महाभियोग तो नहीं कहते, अभियोग मतलब कुल मिला के संसद में एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा संसद में इस मुद्दे को उठाया जाता है, संसद में इसके लिए प्रस्ताव पारित कराया जाता है, तब जाके जो है इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो यह याद रखिएगा। ठीक, अगला, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते।
मौलिक अधिकार को लेकर क्या है कि ये कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। लेकिन हमने देखा है कि जब भी आपातकाल की स्थिति होती है ना, किसकी, आपातकाल की, कोई किस प्रकार के, नेशनल आपातकाल आर्टिकल यानी राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 252 के तहत हमने देखा है कि आर्टिकल 19 और 20 को अगर हम छोड़ दें, सॉरी 20 और 21 को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा बाकी के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से संबंधित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो अभी अभी हमने देखा है कि जब आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें जो है इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी। कई बार ऐसा होता है कि आप इसका सी लगा देंगे कि राष्ट्रपति की इच्छा है तो वो निलंबित कर सकता है, नहीं, राष्ट्रपति से निलंबित तो कर सकता है लेकिन उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए, जैसा कि आर्टिकल 352 आपातकाल। ठीक है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ दीज स्टेट, किस स्टेट में लागू नहीं होती? देखो, अगर मैं बात करता हूं संविधान की मतलब अनुसूची की, तो अनुसूची को लेके एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये देखिए, मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8, वर्तमान में है आपकी 12। कितनी है? वर्तमान में है 12। ठीक है, 9 भूमि सुधार, 10 दल बदल कानून, 11 आपका क्या है, 11 है पंचायत, 12 ये क्या है, ये है नगर पालिका। ठीक है, क्या है, ये है नगर पालिका से संबंधित। ठीक, 8 क्या है, 8वीं में है आपकी भाषाएं, 7वीं में क्या है, तो 7वीं में है विषय, जो विषयों का बंटवारा केंद्र, राज्य और समवर्ती। ठीक है, 6 में क्या है, 6 में है AMTM मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 4 वो राज्य हैं जिन 4 राज्यों के लिए जो है क्या किया गया है, SC ST के लिए स्पेशल प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि मणिपुर नहीं है, यानी कि जो मणिपुर है ये नहीं है। 5वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें SC और ST के लिए प्रावधान है, SC और ST के लिए इसमें प्रावधान है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चौथी में क्या हो जाएगा, चौथी में राज्यसभा का बंटवारा है, राज्यसभा सीटों के लिए बंटवारा है। क्या है, राज्यसभा सीटों के लिए जो है इसमें बंटवारा किया गया है। क्वेश्चन है आपका 5वां, साइलेंट वैली कहां पर है? असम में है, केरल में है, अफ्रीका में है, आंध्र प्रदेश में। साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन आसाम, केरला, अफ्रीका या आंध्र प्रदेश, कहां पर है? तो अगर मैं साइलेंट वैली की बात करूं तो जो साइलेंट वैली है ये केरला में है। कहां पर है? ये जो साइलेंट वैली है ये कहां पर है? ये केरला में है, याद रखिएगा, केरला में ही अष्टमुड़ी है ना, झील है, केरला में ही याद रखिएगा सस्तामकोटा, ये भी झील है। ठीक है, केरला के में ही आपको याद रखना है क्या, कि केरला में जो झील है इसे कहते हैं कयाल, जो झील है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कयाल। ठीक है, चलिए आसाम में याद रखिएगा एक मानस नेशनल पार्क है और एक पार्क है यहां पर काजीरंगा, जो कि वन एक सींग वाले गैंडा। ठीक है, आगे 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके के हस्ताक्षर है? भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री। हुज सिग्नेचर इज ऑन द 1 रुपी नोट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1 रुपए के नोट पर इनमें से कौन हस्ताक्षर करता है? बताओ जरा। देखो, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर या सिक्के जारी करने का जो अधिकार है वो वित्त मंत्रालय को है, आरबीआई ऐसा नहीं करता। पैसे या रुपए जो है वो आरबीआई ही लॉन्च करता है, पर 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के सिग्नेचर ना होकर भारतीय वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। ठीक है, बाकी सब पर कौन करता है? बाकी सब पर जो सिग्नेचर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर करता है। कौन? आरबीआई गवर्नर। ठीक, आगे याद रखिएगा जो आरबीआई है यही मौद्रिक नीति का संचालन करती है।
भारत की मौद्रिक नीति, भारत की मौद्रिक नीति का संचालन कौन करती है? तो आरबीआई करती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय, गोर्गी और तुर्गनेव। हु वाज द ऑथर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल? देखो, कार्ल मार्क्स तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का लेखक है। लियो टॉलस्टॉय किसके हैं? तो याद रखिएगा वॉर एंड पीस। किसके हैं? वॉर एंड पीस के जो हैं ये लेखक हैं, तो ये याद रखिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर? जो आइडियल वोल्ट मीटर है इसकी प्रतिरोधकता होती कितनी है, ये पूछ रहा है। असीमित, शून्य, उच्च या निम्न? क्या होती है? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा असीमित। कितनी होती है? ये होती है असीमित। इसकी जो प्रतिरोधकता है वो असीमित है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? इनमें से कौन सा एक है जिसके द्वारा नॉट गेट को क्रियान्वित या इंप्लीमेंट किया जाता है? नॉट गेट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय एकल डायोड, दो डायोड, एकल विद्युत प्रतिरोधक और एकल ट्रांजिस्टर। किसके द्वारा नॉट गेट को क्रियान्वित किया जाता है? पूछ रहा है इंप्लीमेंट किसके द्वारा कर पाओगे? तो यह हो जाएगा आपका डी, यानी कि एकल ट्रांजिस्टर। ठीक है, आगे। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने जो है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया है, ये आपको बताना है। बताओ जरा। नेम द पाल रूलर हु एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उस पाल शासक का नाम बताओ जिसने जो है कौन सी, जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये क्या की है, ये एस्टेब्लिश की है। बताओ जरा। धर्मपाल, देवपाल, रामपाल और गोपाल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 10वां, है ना। क्या पूछ रहा है? उस पाल शासक का नाम बताना जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जिसने की है। याद रखिएगा कौन हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मपाल। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा धर्मपाल। पाल शासक जो पाल वंश है इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा ये था गोपाल। कौन था? ये था गोपाल। कब की? तो याद रखिएगा 750 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना की थी। इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी जिसका नाम था ओदंतपुरी। कौन सा? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये दोनों बिहार में है। अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो एक विश्वविद्यालय और है जिसका नाम है नालंदा, ये भी बिहार में ही है। इसको स्थापित करवाने वाला कौन था? तो याद रखिएगा इसको स्थापित करवाया है कुमारगुप्त ने। और कुमारगुप्त कौन था? तो याद रखिएगा ये गुप्त वंश का शासक था। किसका था? गुप्त वंश का शासक। कौन था? गुप्त वंश का ये शासक था, तो ये आपको याद रखना है। आगे। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहां हैं? पश्चिमी भारत में जो शैलकृत प्राचीनतम गुफाएं हैं वो कहां पर हैं? वेयर आर द ओल्डेस्ट रॉक कट केव इन वेस्टर्न इंडिया? नासिक, एलोरा, अजंता। जुनार, कल्याण और पीतलखोरा। अजंता, भांजा, कोंडले। भांजा, पीतलखोरा और कोंडले। पश्चिमी भारत की बात कर रहा है, याद रखना भारत का पश्चिमी हिस्से की बात कर रहा है। पश्चिमी भारत जो है इसमें शैलकृत जो गुफाएं हैं ये कहां पर है? तो याद रखिएगा इसमें जो शैलकृत गुफाएं हैं ये है नासिक में, ये है एलोरा में, ये है अजंता में। नासिक, एलोरा और अजंता। ठीक, आगे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां महाबोधि टेम्पल वाज बिल्ड इन बोध गया वेयर गौतम बुद्ध पैदा हुए, मतलब जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया है और गौतम बुद्ध की जहां मृत्यु हुई है। जो महाबोधि मंदिर है ये बनवाया कहां गया है ये पूछ रहा है। याद रखना है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो महाबोधि बोध गया में बनवाया गया। बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध के साथ कौन सी घटना घटी है? तो बोध गया एक वो जगह है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त जो है हुआ था। अगर महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो यह देखने को मिलता है लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जो गौतम बुद्ध का जन्म है इसके बारे में कहा किसके से जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा इसको अंकित कराया है रुम्मनदेई स्तंभ में। किसमें? रुम्मनदेई स्तंभ में इसे अंकित कराया है। किसने? अशोक ने।
किसने? अशोक ने इस बात का उल्लेख कराया है। रुम्मनदेही अभिस्तंभ को जो है लुम्बिनी स्तंभ या अभिलेख, लुम्बिनी स्तंभ या अभिलेख भी जो है इसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया था? इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं ऋषिपत्तनम। क्या बोलते हैं? जिसे कहा जाता है ऋषिपत्तनम, तो ये याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कहां हुई है? इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर में। कहां पर हुई है? इनकी जो मृत्यु है ये हुई है कुशीनगर में, तो ये याद रखिएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। मतलब कौन सी पीढ़ी का जो है ये बोध वृक्ष इस समय प्रेजेंट है? मतलब जो बोध वृक्ष महात्मा बुद्ध के समय में था, जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो नष्ट हो गया। उसके बाद उसी जगह पर दूसरा लगाया गया, फिर वो भी नष्ट हो गया, फिर लगाया, फिर उसे कटवा दिया, फिर लगाया। तो ये कौन सी पीढ़ी का है? चौथी का, पांचवी का, छठी का या सातवीं का? बताओ कौन सी पीढ़ी का है ना? तो ये कौन सी पीढ़ी का है? तो ये अपनी से पांचवी पीढ़ी का है। कौन सा? पांचवी पीढ़ी का। रमन प्रभाव किसने दिया? हु गेव रमन इफेक्ट? गैलीलियो, सीबी रमन, मैरी क्यूरी और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर रमन प्रभाव की बात की जाए तो रमन प्रभाव जो है ये दिया है सीबी रमन ने, है ना। ये एक भौतिक शास्त्री थे। इन्हें इसी कारण, रमन प्रभाव के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। क्या? नोबेल पुरस्कार जो है इसे दिया गया है। नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया था इन्हें? इन्हें दिया गया है 1928 में। कब दिया गया है? 1928 में। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? तो याद रखिएगा, भारत में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है वो पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में मिला। किसके लिए? इनकी पुस्तक है गीतांजलि। क्या है? इनकी पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि के बारे में याद रखिएगा, जो गीतांजलि है ये क्या है? ये कविताओं का संग्रह है। क्या है? क्या है ये कविताओं का संग्रह है। तो ये याद रखिए, क्या है? कविताओं का संग्रह। आगे, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनाता है। व्हेन अ हीलियम एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम प्रोटॉन, धनात्मक हीलियम आयन, ऋणात्मक हीलियम आयन और अल्फा कण। क्वेश्चन आपका 15। कुल मिला के ऐसा है, जब आप पैसा देते हो तो आप धनी होते हो या ऋणी होते हो? क्या होते हो? जब आप पैसा देते हो, जब आप पैसा देते हो तब आप धनी होते हो, जब आप पैसा लेते हो तो आप ऋणी होते हो। सेम मानो, जब हीलियम है, हीलियम जब अपना एक अणु देगा तो ये क्या होगा? ये धनी होगा। जो भी, मान लो हाइड्रोजन ने ले लिया, मान लो ऐसा होता नहीं है, पर मान लो, अगर मान लो हाइड्रोजन ने ये लिया है तो हाइड्रोजन पे क्या? हाइड्रोजन पर ऋण हो गया। तो जब ये खोता है या जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तब ये बनाता है धनात्मक हीलियम आयन। क्या बनाता है? ये बनाता है धनात्मक हीलियम आयन। क्या बनाता है? धनात्मक हीलियम आयन। ठीक है, आगे, पद पीसी का अर्थ क्या? द टर्म पीसी मींस, जो पीसी है इसका अर्थ क्या होता है? प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोफेशनल कंप्यूटर, पर्सनल कैलकुलेटर। जो पीसी है इसका मतलब होता क्या है ये आपको बताना। बताओ। जो पीसी है इसका अर्थ क्या है? पीसी, पीसी मतलब क्या है? कहते ना ये पीसी पे बैठ जाओ, वो पीसी पे बैठ जाओ, वो पीसी तुम्हारा, ये वो क्या है? पीसी मतलब होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। पीसी मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को क्या कहते हैं? पीसी को कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। आगे, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव पार्टिकल वेव डायपोल्स? इनमें से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? कणीय तरंगों की द्विप्रकृति इनमें से किसमें पाई जाती है ये पूछ रहा है। म्यूजॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। किसमें? तो याद रखिएगा ये पाई जाती है आपका सी यानी कि इलेक्ट्रॉन में। किसमें? ये पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, आगे, फेलिंग के विलयन के साथ कौन सा एक प्रतिक्रिया करेगा? विच वन विल रिएक्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन? HCHO, C2H5OH, CH3COOH और CH3COCH3। इनमें से कौन सा है
जो फेलिंग के विलयन के साथ जो है क्या करेगा, क्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा HCHO। क्या हो जाएगा, HCHO। आगे, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अपक्रिया से आयरन सल्फेट और क्या बनता है। द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन गिव्स आयरन सल्फेट एंड। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कॉपर सल्फेट है, ये है ना कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया जो है आप आयरन से करा दो, ठीक है, और फिर कह रहा है इससे बन क्या रहा है, इससे बन रहा है आयरन सल्फेट। बचा क्या, बचा क्या, बचा बेचारा Cu, जो उसके पास था वो तो आयरन ने छीन लिया, बचा क्या, बचा आपका Cu यानी कि कॉपर। इनमें से कहीं पर है सिरका है, भस्म है, बेकिंग सोडा है और कॉपर है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका डी यानी कि कॉपर। आगे, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ विच टू मेटल, मेटल, जिंक सीसा, जस्ता और तांबा, टिन और जस्ता, टिन और सीसा। जो सोल्डर है ये किन दो धातुओं से मिलकर बना है, यह पूछ रहा है। तो अगर मैं सोल्डर की बात करूं और ये किन दो धातुओं से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा ये मिलकर बना है टिन और सीसा से। किससे, टिन यानी कि Sn, सीसा यानी कि लेड यानी कि Pb, इन दोनों से मिलकर ये बना है, ठीक है। आगे याद रखिएगा आप सभी के लिए, आप सभी के पास है श्योर सिलेक्शन बैच SSC MTS 2023 के लिए 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स हैं, क्लास नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये तैयार कराया गया है। डाउट सेशन आपको मिलेंगे, क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से होंगी, ऑफर सीमित समय के लिए। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्या, SSC मेकर ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा। SSC मेकर ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप उस नंबर पर फोन कीजिए और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है, व्हाट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, एक विद्युत रोधक है, एक कुचालक है या एक चालक है, ठीक है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है, विद्युत रोधक इंसुलेटर है, कुचालक बेड कंडक्टर है और चालक ड्राइवर है। मतलब चालक मतलब कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। पूछ रहा है सिलिकॉन एक्चुअल में है क्या, जो सिलिकॉन है ये एक्चुअल में है क्या। क्या कर रहा, पूछ रहा है ये जो है सिलिकॉन एक्चुअल में क्या है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। क्या है, सिलिकॉन है अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। आगे, 12 मासा की रचना किसने की थी, हु कंपोज्ड 12 मासा। अमीर खुसरो, इसामी, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी और रसखान। 12 मासा की रचना किसने की थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो 12 मासा है इसकी जो रचना है वो किसने की है, तो याद रखिएगा इसकी जो रचना है ये की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की एक और रचना है और वो कौन सी है, वो है पद्मावत। कौन सी है, पद्मावत। राजा रतन सिंह, रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की एक कहानी है जिसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाना चाहता है, रानी पद्मिनी को, और रानी पद्मिनी जो है वो क्या कर लेती हैं, वो जौहर कर लेती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था। जो सल्तनत काल थी उसमें एक फवाजिल था, वो क्या था, मतलब एक शब्द था फवाजिल, इसका मतलब क्या था ना। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जब्ती वसूली। गैर कानूनी जब्ती वसूली क्या था फवाजिल, ये आपसे पूछ रहा है ना। फवाजिल टर्म था कहां का, सल्तनत काल का। सल्तनत काल मतलब 1206 से 1526 के बीच का, है ना। एक्चुअल में क्या था ये था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। कहने का मतलब ये था जो इक्तादार थे ना, इन्हें एक इक्ता प्रणाली, वो जो इल्तुतमिश ने शुरू की है ना, वही वाली बात है ना। इन्हें ना कुछ भूमि दी जाती थी, कुछ क्षेत्र दिया जाता था, इस क्षेत्र से ना इन्हें आय वसूलने का या कर वसूलने का अधिकार होता था।
जब ये यहाँ से कर वसूलते थे ना, तो ये कहते थे कि अपनी सेना और अपने जो हिस्सा है ना, उसे, जो भी क्षेत्र तुम्हारे पास है, उसे चलाने के लिए जितना तुम्हें चाहिए उतना रख लो, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा कर है उसे सल्तनत को दे दो, यानी कि जो तुम्हारा सुल्तान है, जो तुम्हारी सरकार है, जो तुम्हारा राजा है, उसे भेज दो, क्योंकि तुम एक इक्तादार हो और उसके कहने पर तुम्हें यह दिया गया। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा रकम होती थी ना, इसे कहते थे आपका फवाजिल। लेकिन कई बार ऐसा होता था, ये इक्तादार कहते थे कि काहे का फवाजिल, भाई साहब कम पड़ रहा है सामान्य, है ना, अपने पास से हमको पैसा भेजो, है ना, तो ये सारे कार्यक्रम भी होते थे। ठीक है, तो फवाजिल नहीं भेजते थे। ठीक, अरे यार, अगला अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। इनमें तो कौन सा सूफी संप्रदाय था जो बहुत ज्यादा कट्टर था, है ना, द मोस्ट रेडिकल सूफी सेक्ट बाज, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी या कादरी। इनमें से कौन सा था जो मोस्ट रेडिकल सूफी सेक्ट था? तो मोस्ट रेडिकल सूफी सेक्ट कौन सा था? ये था आपका सी, यानी कि नक्शबंदी। कौन सा? नक्शबंदी। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर इज। इनमें से कौन है जिसने सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को अपने यहां पर रखा था, अपनी सेना में, अपने दरबार में? कौन था? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ये लगभग 1657 के लगभग गद्दी पर बैठा था और 1705 या 7 तक जो है ये गद्दी पर रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अकबर गद्दी पर बैठा था 1526 में, पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद ये बैठा था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं को भारत से भगा दिया था शेरशाह ने 1540 में। 15 साल लगे इसे, फिर 15 साल बाद इसने सरहिंद का युद्ध किया। ठीक है, कब? 1555 में, और उसके बाद इसे खोया हुआ भारत वापस मिला। ठीक है, हुमायूं कौन था? तो याद रखना है कि जो शाहजहां है उसने मयूर सिंहासन, किसका? देखो, लाल किला बनवाया था इसने ताजमहल बनवाया है, इसने मयूर सिंहासन भी जड़वाया था, जिसे नादिर शाह, जो जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, करनाल युद्ध के नाम से वो जाना जाता है। उस समय जब वो इधर से लूट के सामान लेके गया, उसी समय जो है वो उस मयूर सिंहासन को भी अपने साथ लेकर चला गया था। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? इनमें तो कौन सा वे व्यक्ति है जिसके समय में दोबारा से जजिया कर लगा था? इन हुज रेन जजियाबाज इम्पोज्ड अगेन। इन हुज रेन जजियाबाज इम्पोज्ड अगेन अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और हुमायूं। किसने लगवाया था? किसने लगाया था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने दोबारा से लगाया था। इसका उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, मतलब जो गैर मुस्लिम है उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करना, इसका जो है क्या था? इसका उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट द अथॉरिटी। भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारतीय संसद से। जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इन्हें अथॉरिटी, इन्हें जो प्राधिकार है, ये कहां से प्राप्त होते हैं? बताओ। 27। ठीक, क्या ये किससे ने जो है शक्ति प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान ही सभी की शक्ति का स्रोत है। संसद की शक्ति का स्रोत भी जो है संविधान ही। ठीक है, राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सीओएम हो, है ना, राज्य विधानमंडल हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन सबको शक्ति जो देता है वो संविधान देता है। ठीक है, आगे राज्यसभा कैसे भंग होती है? हाउ इज द राज्यसभा डिजॉल्व? सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द चेयरमैन। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं। प्रेसिडेंट डिजॉल्व आफ्टर 5 ईयर। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व विद द लोकसभा। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा एक है जब जो है राज्यसभा जो है भंग होती है? तो राज्यसभा कब भंग होती है? तो याद रखिएगा, ये कभी भंग नहीं होती।
है ना, ये स्थायी है, ये कभी भंग नहीं होती। हाँ, इसके सदस्य जो हैं वो हर 6 साल में रिटायर होते हैं, हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी का जिक्र संविधान में मिलता है आपके आर्टिकल 315 में। किसमें? आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए पर्सनल यानी जो कर्मचारी हैं, जो लोग योग्य हैं, उनके लिए जो है ये चुनता है। AIS यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए लोगों को चुनती है और फिर सरकार को बताती है कि ये लोग योग्य हैं, इनसे आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है स्पेशली यूपीएससी को लेके, वो ये सॉरी स्पेशली यूपीएससी नहीं बल्कि ऑल इंडिया सर्विसेज, इसका जिक्र है आपका आर्टिकल 312 में। और अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज शुरू करनी है तो 312 के तहत ही संसद में प्रस्ताव लेकर आना पड़ता है। पहली महिला की अगर मैं बात करूं तो कौन हो जाएंगी? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगी रोज बैथ्यू। कौन हो जाएंगी? रोज बैथ्यू। ठीक, भारत में महिलाओं के और स्थान आरक्षित हैं। भारत में महिलाओं के लिए और जो स्थान है वो आरक्षित है। कहां? मोर सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन इंडिया। पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, राज्य विधानसभाओं में, स्टेट लेजिस्लेचर, मंत्रिमंडल में, इन द कैबिनेट, लोकसभा में, लोकसभा। बताओ जरा, भारत में महिलाओं के और स्थान आरक्षित है कहां पर? बताओ जरा, है ना, कौन सी जगह है? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जगह हो जाएगी मतलब जहां पर इनके लिए जो स्थान और आरक्षित है वो है पंचायती राज संस्थाओं में। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 1/3 जो है इन्हें उसमें सीट उनके लिए रिजर्व है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 50% कर रखी है। ठीक है, पंचायत के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा पंचायत को लेके कोई समिति हैं, जैसे एक है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, एक आपको याद रखना है अशोक मेहता समिति। ठीक है, एक है आपकी थुंगन समिति। ठीक है, एक आपको याद रखना है एक समिति और है, क्या नाम है उसका? ML सिंघवी, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि हाँ 73 और 74वां संविधान संशोधन 1992 जो कि क्रमशः ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जो है इनका उल्लेख करता है, मतलब इन्हें जो है संवैधानिक दर्जा दिया है। इसी के तहत 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। ठीक है, एक चीज और जो आपको याद रखनी है और वो क्या है, वो ये कि भाग 9 में पंचायतों का जिक्र है। आर्टिकल 243 पंचायतों से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो याद रखिएगा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि 1/3 प्रतिनिधित्व पंचायतों में महिलाओं के लिए निश्चित है? बताओ। विच आर्टिकल गारंटी 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 243 घ। अनुच्छेद 243 घ। ठीक है, आगे चीन की संसद जानी जाती है। द पार्लियामेंट ऑफ चाइना इज नोन एज नेशनल असेंबली, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना और आपका द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चाइना। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है जो चीन की संसद है उसे किस और एक नाम से जाना जाता है? बताओ। ठीक, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका बी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आगे, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? हेमचंद्र द ग्रेट जैन स्कॉलर यूज्ड टू डेकोरेट हुज असेंबली? अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज और विद्याधर। इनमें से कौन सा एक मतलब जैन विद्वान है, मतलब एक जैन विद्वान है जिनका नाम है हेमचंद्र, ये इनमें से किसकी सभा में थे, किनके दरबार में थे, ये पूछ रहा है। अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या विद्याधर? तो याद रखिएगा ये किसकी में थे? ये थे कुमारपाल। किसकी? कुमारपाल। ठीक है,
संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र है एक तबला, इसका प्रचलन किसने किया ये पूछ रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबलाबाज इंट्रोड्यूस्ड बाई आदिल शाह ने, अमीर खुसरो, तानसेन या बैजू बावरा, कौन है? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि आपका अमीर खुसरो। याद रखिएगा नूर सिपिहर, ये इन्हीं की रचना है। आसिका, ये इन्हीं की रचना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना तुगलकनामा, एक तुगलकनामा, तुगलकनामा, एक तुगलकनामा इन्होंने भी लिखी थी, ठीक है। किसने? अमीर खुसरो ने, तो ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। आगे, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया है। द बिल्डिंग ऑफ पुराना फोर्ट इन दिल्ली बर बिल्ड बाय, इनमें से किसने जो है इस पुराना किला को बनवाया है ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि शेर शाह, ठीक है। क्या हो जाएगा? शेर शाह ने जो है ये बनवाया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे आगे आपका 36, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग लाइटनिंग कंडक्टर इज लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग लाइटनिंग कंडक्टर इज, कौन सी हो जाएगी? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि कॉपर। आगे, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने की? है ना, विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज जो है ये किसने की है? हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? माइकल फेराडे, गिएत्मो मार्कोनी, बेंजामिन फ्रैंकलिन और आइजक न्यूटन, है ना। इसके संरक्षण की जो खोज है ये किसने की है? ये की है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आगे, सौर ऊर्जा का कारण क्या है? द रीजन फॉर सोलर एनर्जी, जो सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है उसका कारण क्या है? संलयन ऊर्जा, विखंडन, दहन और रासायनिक अपक्रिया, के कौन सा कारण है? मतलब जो तारा है सूर्य, है ना, उससे जो ऊर्जा निकल रही है किस कारण निकल रही है? कौन सी वह एक चीज है जिसके कारण ये निकल रही है? तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं हम आपका फ्यूजन या संलयन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? फ्यूजन या संलयन अपक्रिया। मतलब दो छोटे छोटे कण मिलकर बड़ा परमाणु बनाते हैं। जैसे अगर 1H1 और 1H1 की बात करूं, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये बनाते हैं 2He4 और साथ में निकलती है भयानक ऊर्जा। तो ये क्या है? ये है संलयन अपक्रिया। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी संलयन अपक्रिया, ठीक है। आगे, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? हीट एंड लाइट इन द सन आर जनरेटेड बाय न्यूक्लियर, आयनिक, जैविक या रासायनिक। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा? जो सूर्य है उसमें प्रकाश भी है और ऊष्मा भी है, उसका कारण क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन, आयनी या आयोनिक रिएक्शन, जैविक यानी बायोलॉजिकल और रासायनिक केमिकल रिएक्शन। क्या लगता है कौन सा रिएक्शन वहां हो रहा है? कौन सा रिएक्शन वहां हो रहा है? तो याद रखिएगा वहां हो रहा है न्यूक्लियर अपक्रिया, ठीक है। आगे, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव पार्टिकल वेव डाइपोल, मतलब द्विप्रकृति कणीय तरंग की पाई जाती है किस में? ये आपको बताना है। याद रखिएगा आपकी एक क्लास सुबह 6 बजे है करंट अफेयर की अश्विनी सर की, 9 बजे क्लास है गुलशन सर की मैथ की, 11 बजे आपकी क्लास है जीएस की जो अभी चल रही है मेरी, 2 बजे आपकी क्लास है ये मैं कराता हूं, एक क्लास है आपकी शाम को 4 बजे। ये किसकी है? तो शाम को 4 बजे क्लास है निखिल सर की रीजनिंग की, 5 बजे आपकी क्लास है हिंदी की विकास सर की, 6 बजे आपकी क्लास है अश्विनी सर की स्टैटिक की, रात 8 बजे आपकी क्लास है मैथ और रीजनिंग आपके अपने अजय सर की। तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये आपकी क्लासेस हैं, तो इनके साथ आपको जुड़ना है। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा अवय बैच है आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई के लिए, इसके साथ जुड़िएगा, है ना। श्योर सिलेक्शन बैच है आपका एसएससी एमटीएस के लिए, श्योर सिलेक्शन बैच है आपका सीएचएसएल के लिए, आरंभ बैच है आपका एसएससी सीजीएल 22 के लिए, ठीक है। याद रखिएगा श्योर सिलेक्शन बैच है आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस 2022 के लिए। कंप्लीट वीडियो कोर्स है, क्लास नोट्स है एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, डाउट सेशन, सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होती हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, 299 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी मेकर ऐप पर आपको ये बैच देखने को मिलेगा। याद रखिएगा गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये एसएससी मेकर ऐप मिल जाएगा,
यह वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर सारा कोर्स आपको एकदम बेसिक से कराया जाएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय पे कर सकते हैं। ये जो आपकी क्लास है इसमें आपको बताया जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके एसएससी मेकर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कीजिए। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं यहीं प्रोवाइड आपको कराए जाते हैं इस क्लास। और याद रखिएगा इस जो बैच है टेलीग्राम, इसे भी जो है आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ जो है प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े। इसे आपको जो क्लास है इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबाना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।